जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए GK/GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम जो है तो GK/GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि SSC CGL ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये लिए गए हैं 13 सितंबर 2024 शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन आए थे GK/GS के SSC CGL में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हमारी 18 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की जो है ये इसकी 19वीं क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का घटक नहीं, तो यानी फूल का घटक नहीं है? पुंकेसर, दलपुंज, कांटे या वाह दलपुंज। तो जो पुष्प का घटक नहीं, तो ये है कांटे यानी स्पाइंस। स्पाइंस जो है ये पुष्प का घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो देखिए, जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, ये हुआ था 1931 में। कब? 1931 में। ये टोटली हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। हम बात करते हैं इरविन की। तो इरविन जो है तो भारत का वायसराय था। ये 1926 से लेकर 1931 तक जो है भारत का वायसराय रहा। जो इरविन था, इरविन के समय पर साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, इसी के समय पर। फिर इसी के समय पर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जिसको मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। और इस रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में जो है तो डोमिनियन स्टेटस मांगने की मांग की गई थी। इसके अलावा लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसी के समय पर हुआ था। इसी के समय पर दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब किसके समय? ये वायसराय इरविन के समय पर ही हुआ था। और इरविन के समय पर ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 वायसराय इरविन के समय पर ही हुआ था। फिर हम अब यहाँ पर गांधी जी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। और इसमें जो है तो कुछ शर्तें रखी गई थी। एक एक कुछ शर्तें बता देता हूँ। तो गांधी जी ने शर्तें रखी थी कि जो भी कैदी हैं, ठीक है, जिन्होंने गंभीर अपराध नहीं किए हैं, उनको छोड़ना होगा। इसके अलावा जो है तो जो इरविन है, तो इरविन ने अपनी शर्तें रखी थी कि गांधी जी जो है तो ये अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करेंगे और जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें हिस्सा लेंगे। फिर हम बात करते हैं हम गांधी जी के बारे में। तो कल मैंने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बताया था, जो कि SSC CGL ने पूछा था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। गांधी जी, तो इनका जो जन्म हुआ था, तो ये हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1859 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई इनकी माता का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था गांधी जी की? तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो है इनकी पत्नी का नाम था। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। और इनको जो है महात्मा के नाम से भी पुकारा गया। महात्मा, इनको महात्मा कहा था रविंद्र नाथ टैगोर ने महात्मा कहा। इनको बापू भी कहा गया। बापू किसने कहा? ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने।
इसके अलावा इनको राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपिता। इनको राष्ट्रपिता कहा, किसने कहा था? ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको जो है राष्ट्रपिता कहा। इसके अलावा इनको अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेकेड बेकर भी कहा गया, अर्धनग्न फकीर। इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। उन्होंने जो है तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेकेड बेकर कहा था। इसके अलावा इनको जो है तो साबरमती का संत भी कहा जाता है, गांधी जी को साबरमती का संत, क्या साबरमती का संत भी कहा जाता। अब जो गांधी जी हैं, ये गांधी जी जो है ये 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत लौटे। कहाँ लौटे? भारत वापस लौटे। कहाँ से लौटे थे ये? तो जो लौटे थे ये साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे महात्मा गांधी। और जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की कुछ आंदोलन है इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखते हैं। तो सबसे पहला इनका आंदोलन है चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन ये कब हुआ था? देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, चंपारण। ठीक है, चंपारण आंदोलन ये कब हुआ? ये 1917 में हुआ था, जो कि बिहार में हुआ था। सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। फिर इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1918 में। फिर रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह कब हुआ? रोलेट सत्याग्रह हुआ था इनका 1919 में। फिर इसके अलावा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। इनका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन उन्होंने जो है जो 1920 में शुरू किया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 को हुआ था। तो ये थे महात्मा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कुछ किताबें भी लिखी। इनकी किताबों का नाम है, जैसे एक किताब है इनकी माय एक्सपेरिमेंट्स, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किताब लिखी विद ट्रुथ। और महात्मा गांधी के बारे में मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि महात्मा गांधी से जो है तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो पूरा उनका गांधीयन एरा है, जब हम इसको पढ़ेंगे ना कभी गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा में जो है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गांधीयन एरा से पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। फिर हम बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किताब लिखी। इसके अलावा गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब लिखी किसने? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा हिंद स्वराज किताब लिखी, हिंद स्वराज ये किताब लिखी। इसके अलावा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स यानी मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स है। ठीक है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स ये किताब भी लिखी किसने? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी की कुछ पत्रिकाएं हैं जो याद करने लायक हैं। इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, ये इनकी पत्रिकाएं, ठीक है, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, एंड हरिजन, ये पत्रिका है किसकी? महात्मा गांधी की। तो जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 का हुआ था। फिर इसके बाद हमने गांधी इरविन के बारे में मैंने पूरी सारी चीज़ें बता दी, और गांधी के महात्मा गांधी के बारे में भी मैंने बता दी। और जो महात्मा गांधी है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में ये स्पीच दे रहे थे, जहाँ पर आज गांधी स्मृति है। ठीक है, वहाँ पर जो है तो एक नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनको और वहाँ से उठा और उसने जो है तो महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, जिसके कारण जो है इनको मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी के कुछ गांधी जी के जो आखिरी शब्द थे, तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? तो उनके आखिरी शब्द थे हे राम। क्या? हे राम जो है तो महात्मा गांधी के आखिरी शब्द थे। और इसके अलावा जो महात्मा गांधी इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, करो या
मरो, यानी डू और डाई का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप जो है तो जो नोट करते हैं आप उसको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि आप जो है चीज़ें अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगस्त में इसका पेपर है। हमारे पास सिर्फ अभी मई का आधा महीना जा चुका है, जून और जुलाई बस बचा हुआ, और अगस्त की शुरुआत में ही जो है तो हमारा एग्ज़ाम है। तो तैयारी जो है तो जी के जीएस की बहुत अच्छे से आप करेंगे, और जहाँ से भी आप मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो सब कुछ की तैयारी जो है आप बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 में हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1791 में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज जो है तो इसको संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, संस्कृत कॉलेज। और इसकी जो स्थापना हुई थी जो कहाँ पर? बनारस में हुई थी। कहाँ पर? बनारस में, जिसको आज के टाइम पर हम क्या कहते हैं? बनारस को हम कहते हैं वाराणसी। वाराणसी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो है तो की थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोनाथन जोनाथन डंकन ने जो है इसकी स्थापना की थी वाराणसी, बनारस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पूर्वी तट के बीच, या फिर भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच, या फिर भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिणी तट के बीच? तो जो मन्नार की खाड़ी स्थित है तो ये भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित सॉरी माफ कीजिएगा। तो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे बढ़े। हंगरी के बुदापेस्ट में 2021 में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता था? गीता फोगाट, विनेश फोगाट, पूजा डांगा या प्रिया मलिक? तो जो जीता था तो ये जीता था प्रिया मलिक ने। किसने? प्रिया मलिक ने। और इन्होंने जो है तो 73 किलोग्राम कैटेगरी में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ था विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप। इसके अलावा गीता फोगाट, विनेश फोगाट और पूजा डांगा, ये सभी जो हैं तो ये महिला रेसलर्स हैं हमारे इंडिया की। चलिए आगे बढ़े। 1993 से प्रतिवर्ष संगीत कला आचार्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो जो पुरस्कार दिया जाता है तो दिया जाता है मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो गैर कर राजस्व का उदाहरण है शुल्क और जुर्माना, व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट आयकर या मूल्य वर्धित कर। तो यह है शुल्क और जुर्माना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका थी। तो किसकी गायिका थी? गिद्दा, झुमेर, घूमर या लावड़ी? तो ये जो है तो ये गायिका है लावड़ी की। ठीक है, लावड़ी जो है एक लोक नृत्य भी है, और इसके अलावा एक गाना भी होता है। ठीक है, जो कि गायिका है। अगर हम बात करें लावड़ी, तो लावड़ी जो है तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फिर हम बात करें गिद्दा, तो ये पंजाब का लोक नृत्य है, और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बनाया जाता है, और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पर भी जो है ये गिद्दा मनाया जाता है। फिर इसके अलावा झुमेर, तो जो झुमेर है ये झारखंड का है। कहाँ पर? झारखंड। झारखंड के छोटा नागपुर पठार के यहाँ पर ये मनाया जाता है। और घूमर जो है तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तुलसी, बबूल, जामुन या अर्जुन? तो आप सभी को पता है तुलसी का यूज़ किया जाता है सर्दी और खांसी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है तो एंटीबायोटिक होते हैं, जिसके कारण जो है तो हमारी सर्दी और खांसी इससे ख़त्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विशेषतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून से पहले होने वाली वर्षा का बोलचाल में क्या नाम है? तो जो मानसून से पहले होती है तो इसको कहते हैं आम्र वर्षा। कौन सी? आम्र वर्षा कहते हैं। और जो आम्र वर्षा है ये मार्च अप्रैल के समय पर होती है। मार्च एंड अप्रैल के समय पर होती है। मार्च अप्रैल के समय पर होती है। अब ये क्वेश्चन आता है, जो ये मानसून से पहले जो वर्षा होती है इसको आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये जो अब ये बारिश होती है ना, तो इस बारिश के कारण जो फल हैं यानी मैंगोज, ठीक है, आम जो है तो आमों को पकने में मदद मिलती है, इसलिए इसको जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आमों को पकने में इससे मदद मिल जाती है। और कई फसलें होती हैं जिसके कारण जो है इनको ये अच्छी हो जाती है इस बारिश के कारण, इसीलिए इसको जो है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आम्र वर्षा। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा से प्रियदर्शी
नाम जुड़ा हुआ, तो ये जो प्रियदर्शी नाम है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अशोक से, सम्राट अशोक से। और इसको जो है तो प्रियदर्शी के अलावा ये एक नाम जाना जाता है देव नाम प्रियदर्शी। सही जो उच्चारण है ये होता है देव नाम प्रियदर्शी, यानी देवों का, देवताओं का प्यारा कहा जाता है। और ये जो है तो ये कौन है, ये है अशोक। अशोक की हम बात करें तो ये जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ठीक है, इनका पोता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा है। किसका, बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक ने जो है तो 261 पूर्व, 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध, ये लड़ा था इसने कलिंग का युद्ध। कौन सा, कलिंग का युद्ध। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये हुआ था अशोक एंड खारवेल नरेश के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है तो अशोक जीत गया था, खारवेल नरेश हार गया था। और इस युद्ध में जो है बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी दोनों तरफ, जिसके कारण, लेकिन जीता तो अशोक था, लेकिन इसके युद्ध में बहुत ज़्यादा हानि हुई। इस हानि के कारण जो है तो इसका रक्तपात देखकर जो है तो इसका दिल जो है, हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक जो है तो, अशोक ने जो है तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा, बौद्ध, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। और किससे इन्फ्लुएंस होकर, ये उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन, बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, इनसे इन्फ्लुएंस होकर जो है इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की बात करते हैं। चंद्रगुप्त जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक है ये। और इसने जो है तो धनानंद को हराकर, किसको, धनानंद, धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम राजा था, इसको हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, और बिंदुसार जिसको अमित्रघात कहा जाता है। क्या, अमित्र घात के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं वृद्धरथ। तो वृद्धरथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। और मौर्य वंश के अंतिम राजा वृद्धरथ को मारकर, किसने मारा, इसको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा वृद्धरथ को मार दिया, और उसके बाद जो है अपने शुंग वंश की स्थापना इसने की थी। चलिए आगे बढ़े। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा त्योहार किस देवता को समर्पित है। तो जो रथ यात्रा है तो ये है भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है। और जो भगवान जगन्नाथ है ये विष्णु के अवतार हैं। किसके, विष्णु, विष्णु के ये भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान जगन्नाथ। और इन्हीं के त्योहार, इन्हीं के समर्पित है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि निकलती है देश के पूरे, यानी पूरे देश में ये मनाई जाती है, और खासकर पूरी उड़ीसा में ये मनाई जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना जो दी हुई है, ये दी हुई है अनुच्छेद 80 में। कहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी हुई है। अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में टोटल कितने, 250 सदस्य हो सकते हैं, 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा में जो है ये 238 सदस्य जो हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं 238 सदस्य। और 12 सदस्यों को करता है नॉमिनेट कौन, ये करता है राष्ट्रपति। तो यही पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये नॉमिनेट किया जाता है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा। अगर बात करें कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी, 30 ईयर्स जो है आपकी एज होनी चाहिए। और जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1980 की औद्योगिक नीति वक्तव्य का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। रोजगार सृजन में वृद्धि, उच्च कीमतों और खराब गुणवत्ता से उपभोक्ता संरक्षण, निर्यात उन्मुख उद्योगों का संवर्धन या अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। तो ये ऑप्शन डी का जो है तो इसका उद्देश्य नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2026 में, यानी अगली साल। नेक्स्ट,
ग्रेगनार्ड अभिकर्मक को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक को जो दर्शाया जाता है तो ये दर्शाया जाता है CH3MgCl यानी मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद ऋतु में नहीं उगाई जाती है? तो जायद ऋतु में नहीं उगाई जाती है तो ये है चावल, क्योंकि चावल जो है तो ये किसकी, ये खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल ये कब उगाई जाती है? तो ये जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच तक उगाई जाती है। ठीक है, सितंबर। ठीक है, बाकी खीरा, तरबूज और खरबूजा, इसके अलावा केरल, ककड़ी, ये सारी जो है तो ये किसकी फसल हैं? ये जायद की फसलें हैं। किसकी? जायद की फसलें हैं। और जायद की फसलें कब? तो ये मार्च से लेकर जून तक उगाई जाती हैं। और फिर इसके बाद एक होती है रबी की फसल। किसकी? रबी की फसल। रबी की फसल का एक उदाहरण जैसे गेहूँ। ठीक है, गेहूँ जो है ये रबी की फसल का उदाहरण है। और जो रबी की फसल है ये सितंबर अक्टूबर से लेकर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर से लेकर ये फरवरी मार्च तक ये उगाई जाती है। यानी सितंबर अक्टूबर में इसको उगाया जाता है और मार्च तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 2023 के T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? तो प्लेयर ऑफ द मैच थी तो ये थी एशले गार्डनर। और एशले गार्डनर जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो ये है राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की, हमारे प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ई श्रम पोर्टल, PM मेंटरिंग युवा योजना, PM दक्ष योजना या ग्राम उजाला योजना? तो ये जो शुरू की गई थी ई श्रम पोर्टल। कौन सी? ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो SI इकाई है तो ये है एम्पियर। क्या? एम्पियर जो है तो विद्युत धारा की SI इकाई है। रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर होने वाले एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए। तो देखते हैं, हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपर नेट्रोमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोनेट्रेमिया। क्या? हाइपोनेट्रेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का या की डैश बताया है? आत्मा, पहचान पत्र, सबसे कीमती हिस्सा या एक नया आयाम? हम बात करते हैं BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर जो है तो ये भारत के पहले कानून एंड न्याय मंत्री हैं। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री हैं BR अम्बेडकर। इसके अलावा इनको जो तो भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक एंड वास्तुकार इनको कहा जाता है, BR अम्बेडकर को। और BR अम्बेडकर जो है तो ये प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसके ये अध्यक्ष थे। और BR अम्बेडकर जिन्होंने मूक नायक पत्रिका चलवाई। कौन सी? मूक नायक। कौन सी? मूक नायक पत्रिका चलवाई। इसके अलावा बुद्धा एंड हिज धम्म, ये पुस्तक लिखी किसने? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, ये पुस्तक लिखी। एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी लिखी किसने? ये पुस्तक लिखी BR अम्बेडकर ने। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक भी लिखी किसने? BR अम्बेडकर ने। अब इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या बताया है? तो ये बताया है, इनको बताया है एक नया आयाम। क्या? एक नया आयाम। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। कहाँ पर? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कहाँ से लिया गया? तो इनको बोरो किया गया है
आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के? आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से जो है इनको बोरो किया गया है। और जो बी आर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर ने जो हमारा अनुच्छेद 32 है, क्या आर्टिकल 32, इसको संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है इन्होंने। नेक्स्ट, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो 13 ताली लोक नृत्य जो है तो ये एक जनजाति है जिसको हम कहते हैं कमर जनजाति। कौन सी? कमर जनजाति। इसके द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वकील था जिसे खाने खानान की उपाधि मिली थी? तो ये मिली थी बैरम खान को। किसको? बैरम खान को ये मिली थी। अगर हम बात करें बैरम मुगल बादशाह अकबर की, तो अकबर जो है तो ये हुमायूं का बेटा था। किसका? हुमायूं का बेटा और बाबर का ये पोता था। अकबर ने जो है तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, दूसरा युद्ध लड़ा। और ये युद्ध जो हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर की तरफ से जो है तो बैरम खान जो कि इनका वकील था, जिसे खाने खानन की उपाधि मिली थी, बैरम खान इनका सेनापति था और बहुत ही वफादार था। और इसी ने जो है तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अपनी उस अकबर की सेना की जो है तो इसका सेनापति था, इसकी लीडरशिप की थी, नेतृत्व भी किया था। और फिर इसने जो है तो हेमू को हरा दिया था और इसके बाद जो अकबर है ये मुगल बादशाह बन गया था। और फिर इसके बाद हम बात करें अकबर की, तो अकबर जिसने इबादत खाना बनवाया, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना बनवाया। फिर इसके अलावा इसने जो है तो आगरा का किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया। इसने जो है तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है इसने इसलिए बनवाया था क्योंकि इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। और फतेहपुर सीकरी जो शहर है इसको भी किसने बसाया था? इसको भी अकबर ने ही बसाया था। तो ये थे इनके बारे में। और इसके अलावा इसने दीन इलाही धर्म भी चलाया था। कौन सा? दीन ए इलाही, क्या दीन इलाही धर्म भी चलाया था। किसने चलाया था? ये चलाया था अकबर ने। तो चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन आज के हो गए। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जी के जीएस के, जो कि एसएससी सीजीएल ने पिछले साल में पूछे थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।